दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार क्यों बोला ईरान बर्बादी के लिए तैयार हो जाए इजराइल, 2 मिनट में इजराइल को कर देंगे बर्बाद। आखिरकार कैसे दोस्तों ईवीएम को बंद करने की मांग पर अड़े फारूक अब्दुल्ला ने उठाया ईवीएम पर सवाल। क्यों आखिरकार दोस्तों इंडिया गठबंधन की बैठक से बीजेपी को लग रहा है डर, और आखिरकार क्या 24 में लोकसभा में बदल जाएंगे सारे समीकरण। क्यों बीजेपी को लग रहा है 24 से पहले डर, क्योंकि चल रही है बदलाव की हवा। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल पूरी तरीके से ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान बोला बुरे समय के लिए अब हो जाओ तैयार। दरअसल आपको बताते चले ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है इजराइल को। ईरान ने कहा है कि फिलहाल इजराइल जो है वो अपने बुरे वक्त के लिए अब शुरू हो जाए, क्योंकि उसका बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। आपको बताते चले, बताया जा रहा है ईरान कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और ईरान के सामने वैसे भी टिक नहीं पाएगा इजराइल। अगर ईरान ने खुलेआम तौर पर हमला कर दिया तो इजराइल का बर्बाद होना तय। आपको बताते चले, फिलहाल ईवीएम पर उठा दिए सवाल। फारूक अब्दुल्ला बोले ईवीएम को करना चाहिए बैन, ईवीएम में सही तरीके से हो वोटिंग, या तो इसका ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि फिलहाल जो बटन दबाओ उसी को वोट जाना चाहिए, लेकिन ईवीएम में ऐसा नहीं होता है। कई ईवीएम गड़बड़ रहती है, वोट किसी को डालो और जाता किसी पार्टी को है। आपको बताया दोस्तों इस बार ऐसे कई बार वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें साफ दिखाई देता है लोग बटन दबाते हैं कांग्रेस का, लेकिन वोट बीजेपी को चला जाता है। कई बार ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हैं। तो इसके ऊपर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव गांधी ने 400 की 400 सीटें जीती थी, लेकिन वो सत्ता से चले गए थे। क्या हुआ था उनका? वैसे ही दोस्तों मोदी भी चले जाएंगे। आपको बता दें चले, फिलहाल आखिरकार दोस्तों पूरी तरीके से हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल को तबाह। जी हाँ, लेबनान की बॉर्डर से धमाधम हमले। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, लेबनान के बीच हिजबुल्लाह ने बुरी तरीके से जो है यहाँ पर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 25 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, हमला किया, और लेबनान इजराइल सीमा पर दोस्तों भीषण युद्ध जारी है। आपको बताते चलें, अब कहीं ना कहीं इजराइल धमकियां दे रहा है। इजराइल कह रहा है अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो फिर हम जो है यहाँ पर लेबनान पर हमला कर देंगे। दरअसल दोस्तों हिजबुल्लाह लगातार लेबनान से इजराइल को निशाना बना रहा है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं वो खास करके इजराइल का जो पीएम है नेतन्याहू, वो धमकियां दे रहा है कि फ़िलहाल हम इधर भी हमला कर देंगे अगर हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो। सीधी सी बात ये है दोस्तों, हिजबुल्लाह के अटैक से बुरी तरीके से दहल गया है पूरा का पूरा इजराइल। आपको बता दें चले दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान, बोले 24 में बदलाव की लहर चलेगी, क्योंकि इस वक्त देश में बदलाव की लहर है। दरअसल दोस्तों राजस्थान में बीजेपी आ गई, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ गई, और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन आपको बताते चलें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को इसलिए ज़्यादा काउंट नहीं कर रहे लोग क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस को वोटों का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। सीटों का आकलन देखें आप तो आपको लगेगा बहुत बड़ा अंतर है, 71 और 124। लेकिन दोस्तों वोट प्रतिशत से होता है, सिर्फ 2% वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले हैं, और यही कारण है दोस्तों कि 2% वोट ज़्यादा मिलने के कारण बीजेपी को थोड़ी सी ज़्यादा सीटें आ गई। लेकिन अब ये अंतर बहुत बड़ा है। आपको बताते चले, लोकसभा में जब कांग्रेस कह रही है कि यही समीकरण हुए तो भी कांग्रेस जीत जाएगी जितने वोट अभी उसको मिले, क्योंकि दोस्तों अगर कांग्रेस का वोट देखा जाए तो उसको बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले। कांग्रेस को मिले 4,91,00,000 और कुछ, और जबकि बीजेपी को दोस्तों 4,81,00,000 ही वोट मिले हैं। तब आप समझ सकते हैं कि वोटों की संख्या कांग्रेस के पास ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों 2024 में अगर ये ही समीकरण भी रहता है, इससे ज़्यादा भी नहीं मिलते हैं, तो भी कांग्रेस लोकसभा जीत जाएगी और बीजेपी हार जाएगी। लेकिन अब बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में कुछ लेना देना नहीं है। मतलब जब खुद का होता है तो ऐसा कहते हैं, और जब 3 राज्य जीत गए हैं तो एक अलग तरीके से जोन बना के कह रहे हैं कि देखो इसका असर पड़ेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से हम्मास हुआ दोस्तों ताकतवर। जी हैं, दरअसल आपको बताते चले हम्मास ने लिया बदला इजराइल से, दागी एक के बाद एक मिसाइल है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमलावर होगा
हम्मास, आपको बताते चले दोस्तों, हम्मास के हमलों से दहल उठा है पूरा का पूरा इजराइल। दरअसल हो कुछ यूँ रहा है दोस्तों, इजराइल और हम्मास के बीच में जंग तो जारी है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आपको बताते चले फिलहाल हम्मास जो है वो पूरी तरीके से इजराइल को बर्बाद करने पर तुल गया, क्योंकि इजराइल दोस्तों लगातार मासूम फ़लस्तीनियों की जानें ले रहा है। ऐसे में हम्मास ने भी दोस्तों अपना प्लान बनाकर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोल दिया। आपको बताते चले हम्मास का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि अब तक देखा जाए तो फिलहाल हम्मास ने कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वो कर दिया है। यहाँ पर वो कहते हैं ना दोस्तों स्पीचलेस, हम्मास ने एक तरीके से इजराइल को स्पीचलेस कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में फिर से मच गया बवाल। अजीत पवार फडणवीस आए आमने सामने। दरअसल आपको बताते चले हम्मास में फिर से एक बार जो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है वॉर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अजीत पवार और जो फडणवीस है दोस्तों वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहा है। दरअसल नवाब मलिक को लेकर एक चिट्ठी लिख दी गई फडणवीस की तरफ से, जबकि वो चाहते तो वो बात भी कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर इस चिट्ठी को लिखा गया और फिर इस चिट्ठी को वायरल भी किया गया, जिसके बाद आपको बताते चले बवाल खड़ा हुआ है। माना जा रहा है अजीत पवार और फडणवीस के बीच में 36 का आंकड़ा चल उठा है। आपको बताते चले आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र 2024 में चुनाव भी होना है। ऐसे में अभी से ही जो है यहाँ पर बीजेपी तैयारियों में लगी है, लेकिन आपको बताते चले बीजेपी के अंदर जो कलह मची है उसको मिटा नहीं पा रही है बीजेपी। अजीत पवार, शिंदे, ये सब लोग, फडणवीस एक दूसरे के आमने सामने ही खड़े हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल पूरी तरीके से एक दूसरे का खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें, केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है और इसीलिए बीजेपी उससे डरती है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से डरती है, इसीलिए वो बीजेपी से बदले निकालती है, बीजेपी उनसे बदले निकालती है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया से लेकर तो हमारे तमाम बड़े और सच्चे नेताओं को बीजेपी ने जेल में ठूस रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, हम सच का रास्ता नहीं छोड़ने वाले। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सच्चाई हमारे साथ है और जनता भी हमारे साथ है। आपको बताते चले दोस्तों, बच गए मच गया अमेरिका में कोहराम, जो बाइडन की रैली में घुस गए फिलिस्तीनी समर्थक, जमकर हुई नारेबाजी, भाग उठा जो बाइडन। दरअसल दोस्तों बाइडन के कारण ही आज फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में इस तरीके के हालात हैं, क्योंकि बाइडन ने दोस्तों बाकायदा इजराइल की खूब मदद की, न सिर्फ हथियारों से बल्कि हर चीज़ से। अब इसी को लेकर दोस्तों जो बाइडन बुरी तरीके से फंस गए। जैसे ही बाइडन अमेरिका में अपनी रैली में पहुंचे दोस्तों, वहां पर फिलिस्तीनी लोग घुस गए और फिलिस्तीनियों ने बाइडन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद आपको बताते चले जो बाइडन की मुश्किलें बढ़ गई। बाइडन ने संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर दोस्तों जब मामला नहीं संभला तो बाइडन वहां से भाग खड़े हुए। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बाइडन के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चे खुल रहे हैं, उससे एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि बाइडन की गलती उनको ज़रूर याद आना चाहिए और उन्हें पता चलना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार पूरी तरीके से बीजेपी को सत्ता से करेंगे बाहर। अखिलेश यादव बोले बीजेपी का कोई स्कोप नहीं है, बदलाव की हवा चल रही है, इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा। आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि 10 साल पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए होगा, लेकिन उन्होंने 2014 का एक भी वादा नहीं निभाया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जल्द ही बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी अब सत्ता में नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, अखिलेश यादव ये दावा बार बार कर रहा है कि फिलहाल बीजेपी का अब जाने का समय करीब आ रहा है। ऐसे में हमें दोस्तों एक चीज़ का पता होना चाहिए कि फिलहाल बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर घेरने की तैयारी में लग गए हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश ने साफ कह दिया कि फिलहाल 24 में इंडिया गठबंधन की होगी सरकार। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हिजबुल्लाह के अटैकों से डर गया इजराइल के पास नहीं बचा कोई रास्ता। दरअसल दोस्तों लगातार हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल को अपना निशाना बना रहा है। एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो पूरे इजराइल को नेस्त नाबूद कर देगा। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि फिलहाल इजराइल जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने कहा कि मासूम फिलिस्तीनियों को तो हमारे भाइयों को मारो और हम चुप बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको बता दूं इजराइल को खुली चेतावनी दी है हिजबुल्लाह ने कि अगर उन लोगों को, फिलिस्तीनियों को ज़रा सी भी चोट आई तो हिजबुल्लाह भी रुकने वाला नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फाइनली रेवंत रेड्डी ने ले ली शपथ। जी हाँ, और वो बन चुके हैं तेलंगाना के सीएम। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले रेवंत रेड्डी ने शपथ ले ली है और वो सीएम भी बन गए हैं। लेकिन दोस्तों इस दौरान एक चीज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पर रेवंत रेड्डी ने ये कहा कि वो फिर से एक इंदिरा गांधी वाली राजनीति लाएंगे। इंदिरा अम्मा जिन्होंने तेलंगाना के लिए बहुत कुछ किया था
उनको उनकी राजनीति वापस आएगी। उन्होंने कहा कि 24 में डटकर मुकाबला करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, तेलंगाना में कल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सभी शामिल रहे। इससे एक बात तो साबित हो गई कि फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह में रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी के पैर भी छुए और कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद लिया। और ये वीडियो दिल छूने वाला था। लोगों ने इस वीडियो को जमकर वायरल किया, जहां पर उन्होंने रेवंत रेड्डी की दोस्तों तारीफ की। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, कभी एबीवीपी के छात्र हुआ करते थे रेवंत रेड्डी, लेकिन आज कांग्रेस की विचारधारा पर आ गए। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने उठा दिए जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर सवाल। ओवैसी बोले, कश्मीर का बिल लाकर आपने कौन सा तीर मार दिया। इससे पहले आपके गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे असेंबली में कि हमने जो है 370 हटाने के बाद पूरा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल और हमले बढ़ गए। आज कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग होती है, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का ये बिल सिर्फ हवाई है, इस बिल से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा पहले तो बीजेपी ने बिना असेंबली की इजाज़त के 370 को हटा दिया, और ये दोस्तों किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि असेंबली की इजाज़त के बिना आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पहला कानून तो यही तोड़ दिया था। अब आप समझ लिए, बीजेपी सत्ता में तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि फिलहाल आपने एक कहीं ना कहीं कानून तोड़ा था। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल इस वक्त जो है यहाँ पर गाज़ा और इज़राइल के हालात होते जा रहे हैं और भी ज़्यादा दोस्तों बेकार। जी हैं, आपको बताते चले दोनों ही जगहों पर युद्ध के कारण आम जनता की हालत ख़राब। दरअसल आपको बताते चले युद्ध इनके चल रहा है, इनका चल रहा है दोस्तों, लेकिन आपको बताते चलें फ़िलहाल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको बताते चलें फ़िलहाल इजराइल के पास भी हथियार वगैरह सब ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको बताते चलें हमास ने तो सीधी चेतावनी दी है, जब तक इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा तब तक जो है हम भी नहीं रुकेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच की जंग अब बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों के कारण ही आम जनता की जान जा रही है। आपको बताता चलूँ फ़िलहाल जगह जगह पर इस चीज़ की चर्चाएँ भी हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल दोस्तों इस चीज़ पर समझना चाहिए और इसको रोक भी देना चाहिए, लेकिन जानबूझकर इन चीज़ों को रोका नहीं जा रहा है इजराइल की तरफ से। इजराइल चाहता है कि युद्ध लगातार जारी रहे, क्योंकि उसका सपना है गाज़ा, पूरे गाज़ा वेस्ट और ईस्ट पर कब्जा करने का, और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल पूरी तरीके से बीजेपी हो जाएगी एक्सपोज। ईवीएम बंद कराओ, चुनाव बिना बैलेट पेपर से कराओ, पता चल जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें दिग्गी ने फिर से उठाया सवाल। दरअसल दिग्विजय सिंह का कहना है कि फ़िलहाल सारा खेल ईवीएम से ही करती है बीजेपी, और उन्हें ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं 2003 से ये मांग कर रहा हूँ कि ईवीएम को बैन करना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है जो बड़े बड़े देश जापान और दोस्तों आप समझिए अमेरिका, ये लोग तक दोस्तों आप समझिए ईवीएम का यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारे देश में ईवीएम यूज़ हो रही है। आखिरकार क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात यह कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए, और इस पर एक ने नहीं पूरा ही विपक्ष सवाल उठाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जब 2 बार हार गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि फ़िलहाल ये ईवीएम के कारण हुआ है। तो जब ईवीएम पर इतने मुद्दे उठ ही रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम ईवीएम को हटा ही देना चाहिए। मुझे तो साफ यही दिखाई देता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से आपको बता दूं, हिजबुल्लाह जो है यहाँ पर कर सकता है एक बड़ा अटैक, क्योंकि कल जो उसने अटैक किया उसके बगैर तो कुछ नहीं अब बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने जो है यहाँ पर दोस्तों अपनी उसमें और लोगों को शामिल कर लिया ग्रुप में। जी हाँ, जिसमें आपको बता दें महिलाएं भी बताई जा रही हैं। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कुछ नया प्लान बनाया, जिसमें आपको बता देगा चले दोस्तों, गाज़ा में मुजाहिदीन यहूदी से को लड़ाकों में दोस्तों कई लोगों को मार डाला है, और ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अभी और यहूदी लोग जो हैं वो लड़कों को लड़कियों को शामिल कर रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुजाहिदीन और भी एक्टिव हो गया है। मतलब इससे साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल आने वाले समय में युद्ध रुकने का नाम नहीं लेने वाला, बल्कि और भी दोस्तों तुल पकड़ने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो है हमास और इजराइल की जंग चरम पर है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार कब तक भुगतना होगा देश की जनता को जो है यहाँ पर गरीबी और महंगाई से। जी हाँ, फिर से एक बार दोस्तों आपको बताते चले, इन तमाम मुद्दों पर भड़कते हुए नजर आए मनोज झा। मनोज झा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। मनोज झा ने कहा कि एक तो बीजेपी के नेता पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है इतिहास के बारे में। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे तक बहस कर सकता हूँ अमित शाह से नेहरू के ऊपर। दरअसल दोस्तों बार बार गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए अमित शाह कहते हैं कि
कि नेहरू की वजह से दूसरा पाक बना। जबकि आप समझिए दोस्तों, जो लोग देश के लिए शहीद हो गए, जिन लोगों ने देश के लिए काफ़ी कुछ किया, उनको कब्रों में से निकाल कर लाया जाता है और उनके बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, इन्हें ये नहीं पता है कि नेहरू ने जो किया था उस वक़्त क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों सरदार पटेल भी इस डिसीजन में शामिल थे, तमाम लोग शामिल थे। लेकिन दोस्तों, उस वक़्त उनने लोगों को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास नहीं पढ़ा है, मनोज झा ने कहा, इसीलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं बिना सिर पैर की। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल बदलाव की हवा में ममता बनर्जी के बदले सुर, आखिरकार चाहती क्या है ममता बनर्जी? दरअसल आपको बताते चले, 17 तारीख से पहले ममता बनर्जी ने कहा है कि फ़िलहाल हमें एक स्ट्रॉन्ग पीएम फेस की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अब हमें ये चुन लेना चाहिए कि कौन गठबंधन से पीएम फेस होगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, सीधी सी बात, ये कांग्रेस बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं सीएम फेस होना चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी पर अब मुझे ऐसा लगता है विपक्ष नहीं मानेगा, क्योंकि विपक्ष खास करके ममता बनर्जी तो बहाना लेती रहती हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने कहा था कि राहुल गांधी, अगली जो बैठक हुई थी, राहुल गांधी मेरे फेवरेट हैं। और दोस्तों, ऐसा लगता है मुझे कि राहुल को ही मुकाबला करना होगा मोदी सरकार से, क्योंकि राहुल गांधी के चेहरे पर ही इतने वोट मिले। अगर देखा जाए तो कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले, और ज़्यादा वोट मिलने का मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में पूरे 9 लाख वोट का अंतर है। और 9 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, एक बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले, भले ही प्रतिशत में कांग्रेस सिर्फ 2% से हार गई, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वरना राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कभी अपनी सरकार नहीं बना पाती। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि कांग्रेस को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, तब कांग्रेस के हाथ से ये बिल्कुल भी नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, एक बात और है कि फ़िलहाल ये चीज़ें जब हों तब हों, लेकिन अभी जो देखने को हमें मिल रहा है उसमें एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में देश की जो राजनीति है वो काफ़ी बदल चुकी होगी। क्योंकि इस वक्त दोस्तों जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि ये सरकार सत्ता से जाए, दूसरी सरकार आ जाए। तो अब देखना होगा कि आखिरकार क्या बदलाव की ज़रूरतें आने वाली हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल हथियारों से मदद करेंगे दोस्तों अब हमास की। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, अब हमास की मदद करने के लिए कई लोग आगे आने वाले। बताया जा रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल प्लानिंग चल रही है, हथियारों से मदद करने के लिए इजराइल को बर्बाद करने की कोशिश भी की जा रही है। और दोस्तों, आपको बता दें चलें, अब ये मदद जो है यहाँ पर कई देश करने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो जो है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का ही है। जी हाँ, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों, तो रशिया जो है वो इस हथियारों में मदद करेगा हमास की, ताकि हमास अपनी जंग को अच्छे से लड़ पाए। बताया तो ये भी जा रहा था कि फ़िलहाल इसमें चाइना का भी नाम आ सकता है, शामिल हो सकता है, चाइना भी मदद कर सकता है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फ़िलहाल बदलने वाले हैं समीकरण, पूरे समीकरण का कर लिया एनालिस। जी हाँ, दरअसल 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष ने पूरा एनालिस कर लिया। विपक्ष को पता है कि अब किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, कौन सा सेटअप बनाना पड़ेगा और आखिरकार दोस्तों कैसे रणनीति होना चाहिए। लेकिन अब की बार की रणनीति काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें चलें, तेलंगाना के बाद अब मनु गोलू को यहाँ की वो दी जाएगी दोस्तों जिम्मेदारी। मनु गोलू ही जो है दोस्तों वो रणनीति बनाएंगे कि लोकसभा में आखिरकार कैसे हम चुनाव जीते और कैसे जो है हमें आगे चलना चाहिए। आपको बताते चलें, फिलहाल दोस्तों मनु गोलू ने कई राज्य जिताए, चाहे वो जो है यहाँ पर अभी हाल ही का। और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या होने वाला है, क्योंकि मनु गोलू के बनाई हुई रणनीतियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत मिलती है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चढ़ा है सत्ता का नशा। संजय रावत भड़के। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी पर सत्ता का नशा है। उन्होंने कहा, इस देश में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से मजबूत सरकार किसी की नहीं थी। राजीव गांधी के पास तो अपने पूरे 400 वो थे दोस्तों एमएलए, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों 400 एमपी होने के बाद भी राजीव गांधी हार गए थे। और आप समझ लीजिए, वो इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी राहुल गांधी की। क्या हुआ, सॉरी, राजीव गांधी की। क्या हुआ था, एक दिन उनकी भी सरकार हारी गई थी। अब बीजेपी को, हालांकि वो बात हम मानते हैं कि वो वक्त अलग था दोस्तों, अब बीजेपी बहुत बहुत बेईमानियां करती है सत्ता में बने रहने के लिए, लेकिन वक्त तो सबका आता है दोस्तों। कोई भी इस दुनिया में, क्या आपने सुना है कि कोई पैदा हुआ तो मरा नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप जो है यहाँ पर पैदा हुए तो मरोगे भी, ये सिंपल सी बात है, सब जानते हैं कि कब तक हम दुनिया में कोई नहीं जानता। ऐसे ही दोस्तों राजनीति में कौन कब तक है कोई नहीं जानता, कब पत्ता कट जाएगा